स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेद में। आज फिर से एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ आप सभी के बीच में हूँ। वैसे तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि एक्टिव हैं, भर्ती के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं और वो नज़र क्या बना रहे हैं, एक तरीके से दूसरों को भी कंफ्यूज कर रहे हैं, अपने भी कंफ्यूज हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सवाल जो है हमेशा आता रहता है और भर्ती से रिलेटेड ही आता रहता है। कुछ स्टूडेंट का तो सवाल बिना जो मतलब हाथ पैर का है, समझ लीजिए। कई लोगों का सवाल ये है कि सर एग्ज़ाम डेट कब आएगी, कई लोगों का सवाल ये है कि सिलेबस कब तक आएगा। तो ये सवाल थोड़ा सा लाजमी बनते हैं, लेकिन कई लोगों का डायरेक्ट सवाल ये आता है कि सर ओबीसी के फॉर्म कितने पड़े हैं, सर एससी के फॉर्म कितने पड़े हैं, एसटी के फॉर्म कितने पड़े हैं, जनरल के कितने फॉर्म, क्या करेंगे इस फॉर्म की संख्या को जान करके। आपका मुख्य काम है तैयारी करना और तैयारी करके अपनी नौकरी पक्की करनी, ठीक है। आप पीछे देख रहे होंगे एक नोटिस लेकर के आप सभी के बीच में हम उपस्थित हुए हैं। ये नोटिस जो है काफ़ी दिन से आप सभी के फ़ोन में सर्कुलेट हो रहा है, चल रहा है, तो इस पर जवाब देना ज़रूरी था, आपको समझाना ज़रूरी था। वैसे तो ये जो आदेश है कोर्ट का है और इस पर लगभग जो है 30/5/2024 मतलब कि 30 मई को इस पर प्रतिक्रिया मांगी गई है। इसमें जवाब जो है मांगा गया है। पहले इस कोर्ट के नोटिस को हम समझने का प्रयास करेंगे और फिर बताएंगे कि आपका इससे कोई मतलब है या नहीं है। कई लोग के पास बस एक ही जवाब होता है कि नहीं, भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया गया है और कुछ नहीं है। तो आप अगर चाहते हो कि रुक जाए तो वो चीज़ हो जाएगी, और अगर नहीं चाहते हैं तो पॉजिटिवली, जैसे हम कहते हैं कि आपसे ज़्यादा जो है इस भर्ती पे नज़र मेरी है। लगभग 2.5 से 3 साल हो गए इस पे नज़र बनाए हुए आप सभी के बीच में। सबसे पहले हम लेकर के आए थे आयुर्वेद फार्मासिस्ट की भर्ती से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थी, हमने शुरू से ही कलेक्ट किया है और इस पे नज़र थी हमारी। जब नियमावली बनी थी उस पर भी नज़र थी। नियमावली को भी आप सभी के समक्ष लेकर के हम ही आए थे और उसमें जो 2000 पोस्ट की बात की गई थी, 2100 पोस्ट की जो बात की गई थी, उसको भी हमारे द्वारा ही समझाया गया था। और अभी भी हमने आपको बताया है कि लगभग 1002 सीटें जो हैं अनाउंस कर दी गई हैं, घोषित हैं, जबकि 1098 सीट की रिक्ति जो है अभी आनी बाकी है। अगले साल जब ये भर्ती क्लियर हो जाएगी तो अगले साल तक वो भी सीटें जो हैं अनाउंस जो हैं वो आएंगी। और बार बार कहा जाता है कि जो भी फाइनल ईयर में स्टूडेंट है वो तैयारी अभी से चालू कर दे, क्योंकि अगली बार जो भर्ती आएगी उसमें भीड़ बढ़ेगी। तो अभी भी आपके पास समय है, मौका है, बेहतरीन मौका है। आप हमसे जुड़िए, आयुर्भास्कर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहाँ से क्लासेस जो हैं आप ले सकते हैं। लेकिन बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पे, जो है मामला अवमानना आवेदन सिविल संख्या 2024 का। यहाँ पे साफ साफ चीज़ें जो हैं हम आपको बताएंगे, कोई लपेटने का कार्य नहीं है। लिखा गया है आवेदक हैं कन्हैयालाल चौहान एवं 151 अन्य विपक्षी हैं, लीना जौहरी प्रमुख सचिव आयुष अनुभाग 1 और 2 अन्य। आवेदक के वकील हैं सिद्धार्थ खरे और वरिष्ठ अधिवक्ता ऑनरेबल रोहित रंजन अग्रवाल जी, ठीक है। यहाँ पे देखिए आवेदकों के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अशोक खरे हैं। इनकी जो याचिका है इसको कोर्ट ने सुना है और कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। इसमें आप अगर शुरू से सारी चीज़ों को देखें तो एक तर्क बस निकल कर के आएगा, जिसको हम लास्ट में आपको बताएंगे कि इसका निष्कर्ष क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, जो मेन चीज़ें हैं उसको ही हम बस बताएंगे, ज़्यादा चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है। लिखा गया कि यह तर्क दिया गया है कि इस न्यायालय के समक्ष आवेदकों को उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम के मामले के निर्धारित कानून के मद्देनज़र फार्मासिस्ट के रूप में नियुक्त किया जाना है। मतलब कि कुछ ऐसे आवेदक हैं जिनको नियुक्त किया जाना है कि जो कि पुराने हैं और बहुत पहले पास आउट किए हैं, आयुर्वेद फार्मासिस्ट का कोर्स करके कंप्लीट किए हैं, उनको नियुक्त किया जाना है। उनकी याचिका है, वो चाहते हैं कि हमारी एज क्रॉस हो गई है, हम एज से बाहर हो गए, एज लिमिट ख़त्म हो गई है, तो हमें जो है अस्थायी रूप से डायरेक्ट भर्ती कराई जाए। और इनमें जो 1002 जो 2 पोस्ट हैं, पूरी जो भर्ती निकली है 1002 सीटों की, इसमें 480 सीट हमें दिया जाए। जो आवेदक हैं उनकी संख्या जो है 480 है, वो चाहते हैं कि इसमें से 480 सीट हमें मिल जाए और हम जो हैं इस पर डायरेक्ट नियुक्त हो जाएं, कोई परीक्षा न देनी पड़े, कुछ न करना पड़े, डायरेक्ट हमें नियुक्ति मिल जाए। और किस लिए नियुक्ति मिल जाए? क्योंकि यह जो है उम्रदराज हैं और इनको एक तरह से वरीयता मिले और व्यक्तिगत रूप से इनकी नियुक्ति कर दी जाए। यही याचिका जो है कोर्ट में दायर की गई है। और आप देख सकते हैं जो पूरी तरह से जो वकील हैं, विद्वान वकील जो हैं,
नाम भी हम फिर से आपको बता दें, आवेदकों के विद्वान वकील हैं श्री अशोक खरे जी, उनके द्वारा जो है याचिका दी गई है और कोर्ट ने कुछ इस तरह से चीज़ों को बताया है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि यह तर्क दिया गया है कि इस न्यायालय के समक्ष आवेदकों को उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम के मामले के निर्धारित कानून मद्देनजर फार्मासिस्ट के रूप में नियुक्त किया जाना है। संतोष कुमार मिश्रा एवं अन्य 2010-9 SCC 52, मतलब कि यूपीएसएससी जो फॉर्म निकालता है उसके लिए कह रहा है आवेदकों द्वारा 2023 की रीट संख्या 16411 के तहत एक रीट याचिका दायर की गई थी, जिसे न्यायालय द्वारा 26/10/2023 को निपटाएगा और निम्नलिखित आदेश पारित किया। मतलब इसका जवाब आ गया है, जो 26/10/2023 को जो निपटारा किया गया उसमें क्या कहा गया है श्री अशोक खरे विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहम्मद यासीन की सहायता याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील और राज्य उत्तर दाताओं के विद्वान अस्थायी वकील को सुना। उसमें कहा गया विद्वान अस्थायी वकील द्वारा आज निर्देश प्राप्त कर इस न्यायालय के समक्ष रखे गए हैं, जिन्हें रिकॉर्ड कर लिया गया है। याचिकाकर्ता जो फार्मेसी आयुर्वेदिक यूनानी में तकनीकी धारक थे, यूपी के तहत फार्मासिस्ट के रूप में नियुक्त होने के लिए अपना दावा पेश कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत समूह ग पदों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर, मतलब कि ये UPSSC के अंडर में नहीं है, उससे बाहर की बात है, क्योंकि UPSSC जो है एग्जाम कराएगा तब भर्ती होगी और UPSSC पेट परीक्षा कराता है, वो मानक है, वो पास करेंगे तब इसमें आप आवेदन करेंगे। तो इनकी याचिका जो है इनसे नहीं है, इसके बाहर की है, क्योंकि ये चाहते हैं डायरेक्ट भर्ती हो। तो नियमावली 2002 के लिए सीधी भर्ती की प्रक्रिया आयुर्वेदिक और यूनानी फार्मासिस्ट सेवा 1991, और उनका कहना है कि प्रेमचंद्र और अन्य बनाम यूपी राज्य के मामले में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले के अनुसार और अन्य 2009 SC ऑनलाइन यूपी राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी 480 की पुष्टि की गई, और दूसरा बनाम संतोष कुमार मिश्रा और 2010-9 SCC 52 बाद में इस न्यायालय की समन्वय पीठ के सतीश चंद्र गुप्ता और दूसरा बनाम यूपी राज्य के मामले में सुनवाई की थी, और दूसरा रीट याचिका 1962 2007 में और संबंधित मामलों में 21 जुलाई 2009 का निर्णय लिया गया। अब निर्णय में क्या लिया गया, पूरी जो प्रक्रिया है वो आपको समझनी है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। कह रहा है श्री खरे का कहना है कि निदेशक आयुर्वेदिक सेवाएं उत्तर प्रदेश द्वारा लिखे गए पत्र के अनुसार 9 अक्टूबर 2019 को मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन आयुष विभाग लखनऊ को 25% रिक्तियां आयुर्वेदिक अस्पतालों में फार्मासिस्टिक पद खाली पड़े हैं। मतलब कि ये जो 2019 की बात कही जा रही है 9 अक्टूबर 2019 को, जिसमें बताया गया कि 25% जो रिक्तियां हैं आयुर्वेदिक अस्पतालों में पड़ी हुई हैं, जिसमें 2010 से लेकर के 2014 के बीच में जिन्होंने आयुर्वेद फार्मासिस्ट का डिप्लोमा कंप्लीट किया है, उनकी याचिका है कि उनको नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर दे दी जाए। ठीक है, बात क्लियर हो गई। क्या कहा जा रहा है कि 2010 से लेकर के 2014 तक जिन्होंने फार्मासिस्ट का कोर्स कंप्लीट किया है, उन्हें वरीयता के आधार पे नियुक्ति दे दिया जाए। उनकी याचिका के विषय में बात जो है कोर्ट में चल रही है, उनकी याचिका चल रही है। तो इसमें 2010 से लेकर के 2014 तक जिन्होंने कोर्स कंप्लीट किया, उन्हें डायरेक्ट भर्ती का लाभ चाहिए, उनकी याचिका है। अब आगे चलते हैं, इनकी याचिका को और पढ़ते हैं और सामने क्या चीज़ निकल के आता है उसे भी देख लेते हैं। सामने क्या आ रहा है, प्रतिवादी नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ताओं के दाव पर विचार करने की मंजूरी नहीं दे सके, मतलब कि उस समय जो है मंजूरी नहीं मिली, उसको हटा दिया गया, उस याचिका को खारिज कर दिया गया। यह प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त संबंध में याचिकाकर्ताओं ने पहले ही 7 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री यूपी के राज्य के समक्ष अभ्यावेदन दिया है, लेकिन वह आज तक लंबित है। मतलब ये है कि इनकी याचिका 7 मार्च 2023 को यह करके हटा दी जाती है कि उन्होंने अभ्यावेदन जो है मुख्यमंत्री को सौंपा है, लेकिन वह लंबित है, उस पर कोई काम नहीं किया गया। अब बात जब आगे जाती है तो विद्वान वकील का क्या कहना है, वो कह रहे हैं विद्वान अस्थायी वकील का कहना है कि यदि याचिकाकर्ता इस न्यायालय द्वारा निर्धारित समय की निश्चित अवधि के भीतर प्रतिवादी संख्या 1 को उचित प्रतिनिधित्व देता है, तो इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में देखा जा सकता है। यह न्यायालय भी उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए याचिका निर्देश के साथ निर्धारित की जाती है कि ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता इस न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों सहित अपेक्षित दस्तावेजों को संलग्न करें। मतलब न्यायालय साफ साफ कह दे रहा है कि आप जो है सारे दस्तावेज लाइए, हम 4 हफ्ते में आपकी जो याचिका है उसका निपटारा कर देंगे। ठीक है, अब जब बात आगे बढ़ती है तो फिर क्या चीज़ें सामने आती हैं, इसके बाद क्या होता है
इसके बाद होता है कि इसके बाद यह मामला राज्य सरकार द्वारा उठाया गया और 29/12/2023 को आवेदकों द्वारा खारिज कर दिया जाता है। दिखा, इसके बाद यह मामला राज्य सरकार द्वारा उठाया गया और 29 दिसंबर 2023 को आवेदकों का दावा क्या होता है, खारिज कर दिया जाता है। फिर से ये आते हैं, इसके बाद याचिकाकर्ता फिर 2024 की रीट संख्या 2425 के साथ 2024 की रीट संख्या 2916 के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हैं। मतलब कि इनकी याचिका जो है सरकार द्वारा खारिज कर दी गई, 4 सप्ताह बाद निर्णय लिया गया, खारिज कर दिया गया। और खारिज कब किया गया, 29 दिसंबर 2023 को कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट भर्ती नहीं होगी। तो इन्होंने फिर चुनौती दी, एक और रीट दायर कर दी। रीट संख्या देख सकते हैं आप 2024 में 2916 रीट संख्या है, इसको इन याचिकाकर्ताओं ने फिर से दायर किया। अब क्या हुआ, दोनों रीटें एक साथ आ गई। एक 6 मार्च 2024 के सामान्य आदेश के द्वारा एक साथ सुनवाई और निर्णय लिया गया, जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा 29 दिसंबर 2023 को पारित आदेश को रद्द कर दिया गया। अब इसकी सुनवाई हुई तो जो राज्य सरकार ने जो सुनवाई नहीं की थी, खारिज कर दी थी, उसे कोर्ट ने रद्द किया। और फिर क्या कहा गया कि राज्य सरकार को कानून के अनुसार सख्ती से एक नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया। रीट कोर्ट ने आगे कहा है। अब देखिए, कोर्ट का आदेश मिला है कि आप ऐसे रद्द नहीं कर सकते हो, आपको इस पे निर्णय लेना पड़ेगा। सरकार से कोर्ट को आदेश मिला है, कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया। उसके बाद से क्या हुआ, जहां तक रीट याचिका में की गई प्रार्थना संख्या बी का संबंध है, प्रश्न में विज्ञापन के अनुसार कार्रवाई प्रतिपादी संख्या 1 द्वारा पारित आदेश के अंतिम परिणाम के अधीन होगी। फिर आगे अगर चलें, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, फिर हो हल्ला नहीं होना चाहिए कि नहीं भास्कर सर ने सही तरीके से सारी चीज़ें नहीं समझाई। हम एक एक चीज़ जो है पूरी तरह से खोल के समझा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। लड़ाई आपकी नहीं है, लड़ाई उनकी है जो 2010 से 2014 में पास आउट हुए हैं। उनकी लड़ाई है, वो चाहते हैं डायरेक्ट भर्ती हो जाए उनकी, क्योंकि वह जो है न तो पेट दे पाएंगे और न ही परीक्षा में बैठने के मतलब कि समर्थता उनकी नहीं होगी इस तरीके से, इसलिए वो चाहते हैं। अब यहाँ पे कोई कमेंटबाजी नहीं करेगा कि नहीं उन्हें उसी तरह से सारी चीज़ें चाहिए, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, ये वो 50, उनकी अलग चीज़ें हो सकती हैं। हम भी कुछ कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि वरीयता है, उनकी अलग चीज़ें हैं, वो अलग तरीके से देख रहे हैं। उन्होंने रीट अलग तरीके से दायर की तो उनकी चीज़ है, वो उसको देख सकते हैं। लेकिन हम बाद में एक अपना जो है कमेंट करेंगे, वो हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री खरे ने आगे कहा कि मामला अभी भी राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है। मतलब अभी भी कोर्ट ने कह दिया है कि आप इस पे निर्णय लीजिए, लेकिन फिर भी राज्य सरकार ने नहीं कुछ किया। 6 मार्च 2024 के आदेश का पालन किए बिना राज्य सरकार सीधे चयन के माध्यम से फार्मासिस्टों की नियुक्ति करने की कार्रवाई कर रही है, न कि चयन के माध्यम से। ठीक है, तो डायरेक्ट जो है पदोन्नति, क्योंकि रीट कोर्ट ने विशेष रूप से माना था कि प्रश्न में विज्ञापन के अनुसार कार्यवाही प्रतिपादी नंबर 1 द्वारा पारित आदेश के अंतिम परिणाम के अधीन होगी। इसके अनुसार फार्मासिस्ट के पद पर कोई भी नई नियुक्ति करने से पहले विरोधी पक्षों को पदोन्नति के संबंध में निर्णय लेना आवश्यक है। तो कोर्ट ने ये कहा था, यदि आप कोई भी भर्ती करते हो तो उसके पहले इनकी पदोन्नति के विषय में कुछ ना कुछ करना ही होगा, तभी आप कोई नई भर्ती करा सकते हो। ये कोर्ट ने साफ साफ राज्य सरकार को कहा था। लेकिन एक चीज आपको दिमाग में रखना है, कौन सी भर्ती नहीं करा सकती है राज्य सरकार, कौन सी भर्ती नहीं करा सकती है, डायरेक्ट भर्ती नहीं करा सकती है। कौन सी, डायरेक्ट भर्ती। तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट भर्ती की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यह जो भर्ती है परीक्षा के माध्यम से है। तो कोर्ट ने आदेश दिया था कि राज्य सरकार डायरेक्ट भर्ती नहीं करा सकती है जब तक इनके मामले को न निपटाया जाए, न ही इनको कुछ जब तक नहीं कहा जाए तब तक कुछ डायरेक्ट भर्ती नहीं हो सकती है। तो आवेदकों के अवमानना आदेश की एक प्रति 48 घंटे के भीतर विद्वान मुख्य अस्थायी वकील की राजेश्वर त्रिपाठी को उपलब्ध कराने दे। विद्वान मुख्य अस्थायी वकील श्री त्रिपाठी अगले 2 सप्ताह के भीतर मामले में निर्देश मांगेंगे। मामले की तत्कालिकता को देखते हुए इस मामले को, अब देखिए एक डेट दी गई है 30/5/2024 को नए सिरे से पेश किया जाएगा। तब तक आयुर्वेद फार्मा, इस लाइन को ही लेकर के सब लोग कंफ्यूज हैं, इसका हम बता देते हैं पूरी तरह से। लिखा हुआ है, तब तक आयुर्वेद फार्मासिस्ट के पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। कोर्ट का साफ साफ आदेश है कि 30 मई 2024 तक नए मामले से इसकी पूरी तरह से याचिका को देखा जाएगा, सुना जाएगा, सुनवाई होगी। तब तक 30 मई 2024 तक कोई भी
देख सकते हैं सीधी भर्ती के माध्यम से कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। मतलब ये भर्ती जो है डायरेक्ट भर्ती कोई नहीं होगी, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी भर्ती पर रोक लग गया। आप उल जलूल कमेंट कर रहे हो, कुछ पढ़ करके समझने का प्रयास कीजिए। तो आपको फिर से हम शुरू से ये कहानी बता देते हैं। कहानी है, अच्छा लग रहा होगा आपको। क्या है, एक 2010 से लेकर के 2014 तक आयुर्वेद फार्मासिस्ट पास आउट हुए हैं, उनकी एज क्रॉस हो गई है, भर्ती आई है, तो इनको लग रहा है कि हमारी भर्ती हो सकती है। इन्होंने पहले से ही कोर्ट में याचिका दी हुई है कि ये भर्ती आई है तो हमें पहले भर्ती कराई जाए, डायरेक्ट भर्ती दी जाए, क्योंकि हमारी एज ज़्यादा हो रही है, हम परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। तो इनकी याचिकाओं पे सुनवाई हो रही है। कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था, राज्य सरकार ने उनकी याचिका को जो है पूरी तरह से नकार दिया, कहा कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, डायरेक्ट भर्ती नहीं दी जाएगी। फिर से यह याचिका लेकर के कोर्ट में चले जाते हैं। कोर्ट चुनौती देता है राज्य सरकार की जो बात है उसको, वो कहते हैं कि नहीं, आपको इनके बारे में कुछ करना होगा तभी आप डायरेक्ट कोई भर्ती कराइएगा। तो राज्य सरकार कुछ नहीं करता है और डायरेक्ट भर्ती नहीं कराने के लिए कोर्ट कह देता है और कह रहा है कि 30/5/2024 तक नए सिरे से इनकी सुनवाई होगी, तब तक कोई डायरेक्ट भर्ती नहीं होगी। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी भर्ती डायरेक्ट नहीं है, आपकी भर्ती UPSSC आयोग करा रहा है, जिसमें पेट मांगा गया है, नियमावली बनी है, पूरी तरह से आपकी 1000 जो 2 सीटें हैं, 1002 सीट जो है पूरी तरह से सहजी हुई है, सहेज करके इस पे भर्ती हो रही है। कोई अलग से एक सीट न कम होने वाली है, न बढ़ने वाली है, कोई किनारे से घुसने वाला भी नहीं है। अब जिनको डायरेक्ट भर्ती चाहिए वो कोर्ट से लड़े, सरकार से लड़े, वो लड़ाई अपनी करते रहें। और हम जो है भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपकी जो लड़ाई है उसमें आप जीतें, आपकी एज जो क्रॉस हुई है उसके हिसाब से आपके लिए कुछ अच्छा मिले। लेकिन जो डायरेक्ट भर्ती का जो नियम है वो तो अभी तक हमने नहीं सुना है कि कहीं डायरेक्ट भर्ती कराई गई है, अभी वो भी उत्तर प्रदेश में। हमको नहीं लग रहा है कि संभव है। आप कुछ ना कीजिए, आप एक चीज़ कर सकते हो कि जो 2010 और 14 में जो पास आउट हुए ये चीज़ मांग कर सकते हैं कि थोड़ी सी एज लिमिट जो है बढ़ा दी जाए, अगली भर्ती आए उसमें एज लिमिट बढ़ जाए, जिसमें आपको मौका मिले और आप मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा, बिना मेहनत के कोई चीज़ मिलेगी नहीं। तो आप ये सब करने से आपके पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं, रीट आप दाखिल कर रहे हो, कोर्ट जा रहे हो, वकील पैसे ले रहे हैं, कोर्ट में सुनवाई हो रही है, समय वेस्ट हो रहा है। इससे अच्छा आप एक चीज़ कर सकते हैं, जुलाई में पेट की परीक्षा आएगी, उसमें आप फॉर्म भर दीजिएगा, पेट का परीक्षा दीजिएगा, तैयारी कीजिएगा, नौकरी लीजिएगा। और इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं हो सकता है, गलत कोई चीज़ नहीं है। आप अपनी जगह पे सही हो, अगर प्रयास करना चाहते तो आप करते रहिए। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें कि ये जो याचिका है डायरेक्ट भर्ती नहीं कराने के लिए है, आपकी भर्ती से इसका कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि बाकायदा नियमावली के साथ आपकी भर्ती बीच में लेकर के आई गई है। अगर उसको लटकाने की अगर बात होती है तो वो गलत है, वो होगा भी नहीं, क्योंकि यह नियम के तहत हो रहा है, नियम के बाहर कुछ नहीं हो रहा है। बाकायदा पेट एग्ज़ाम से 3 से 4 महीने पहले नियमावली को दिया गया, सारी चीज़ें बताई गई। तो अब एक चीज़ और बता दें आपको, नियमावली बनने से एक चीज़ साफ हो गई है कि फार्मासिस्ट की जो भर्ती है 2100 पदों पे वो तो होके रहेगी, ठीक है। और ऐसी ही बेहतरीन अपडेट, एक संतुष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और अगर वीडियो अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है, जो इन्फॉर्मेशन है अच्छा लगता है, तो दूसरों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।